गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं योग सूत्र। तो हमने पहले 2 सूत्रों की चर्चा की थी, अथ योगानुशासनम और योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तो अथ योगानुशासनम मतलब कि जो योग के अनुशासन की शुरुआत, तो एक डिसाइपल जब रेडी होता है तो गुरु उसको आगे की शिक्षा देता है। और इस सूत्र में यही कहना था कि उसने कुछ प्रारंभिक काम कर लिया है, इसलिए अभी वो आगे का सीखना चाहता है और गुरु से आगे की विद्या सीखता है। वो पहले सूत्र में देखा और दूसरे सूत्र में देखा चित्तवृत्ति निरोध। तो योगश्चित्तवृत्ति निरोध, इसमें योग क्या है वो अभी तावड़िया जी ने इसमें नहीं बताया। चित्त क्या है, मतलब ब्रेन और चित्त का डिफरेंस क्या है, वो हमने डिटेल में देखा। और फिर चित्त से जो वृत्ति बनती है उसको किस तरह निरोध किया जाए, इसका किस तरह रिस्ट्रेन किया जाए, वो बात हमने देखी। अब यहाँ एक सवाल उठेगा कि ये महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध क्यों कहा, चित्तवृत्ति क्यों कहा? क्योंकि वृत्ति तो बनती है ब्रेन में। हमने देखा कि चित्त अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है। और चित्त का काम तो सिर्फ प्रकाश फेंकना है, जिसका काम तो वृत्ति बनाना है ही नहीं। वृत्ति बनाने का काम, विचार बनाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का है। तो फिर यहाँ उन्होंने चित्त शब्द क्यों यूज किया, ब्रेन या दिमाग या ऐसा कोई शब्द को क्यों यूज नहीं किया? तो हम जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति के अंदर चित्त और जो ब्रेन है वो अलग रूप में काम नहीं करते हैं। हकीकत में अलग होना चाहिए। चित्त को तो खाली एक कैटालिस्ट के रूप में रहना चाहिए और उसकी ऊर्जा ब्रेन को देनी चाहिए, जिससे ब्रेन काम कर सके अपने आप में इंडिपेंडेंटली। पर हम जानते हैं कि अभी क्या है कि चित्त भी ब्रेन के साथ में एक रूप हो गया है। तो जो वृत्ति बनती है इसमें चित्त भी चिपका हुआ है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने उसको चित्त वृत्ति कहा, क्योंकि अगर सिर्फ ब्रेन की वृत्ति होता तो ब्रेन की वृत्ति कहते। पर अभी जो सामान्य व्यक्ति के अंदर ये जो है वो चित्त वृत्ति है, क्योंकि चित्त और ब्रेन जो है दोनों जुड़ गए हैं और एक रूप हो गए हैं। इसीलिए ये जो बनती है उसको चित्तवृत्ति कहते हैं। और इसको जो चित्त है वो भी हमने देखा कि एक कोई ठोस चीज नहीं है, वो एक प्रवाह है, एक तरंगमय पदार्थ जैसा है। और वो निरंतर हमारे अंदर कॉस्मिक माइंड से आता रहता है और वो चित्त बनता है। तो चित्त जो है वो इस तरह हमारे अंदर है। ब्रेन तो है ही, दिमाग तो है ही, हम लेके आते हैं और इस तरह वृत्ति बनती है, विचार बनते हैं। और विचार की प्रोसेस भी हम जानते हैं, इनकमिंग इम्पल्स से लेके किस तरह अंदर सब आता है और क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ये 2 सूत्र हमने देखे थे। अब इसके अंदर योगस चित्तवृत्ति, मतलब योग क्या किसको कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं, ऐसा महर्षि कहते हैं। तो योग क्या है? तो योग के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी अगर ये समझना है कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, तो उसका सीधा जवाब तो मिलता नहीं है। पर एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसको याज्ञवल्क्य संहिता कहते हैं, और उसके अंदर एक श्लोक है जिसके अंदर कहते हैं कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। मतलब कि योग जो हिरण्यगर्भ है उससे पुराना कोई योग का वक्ता है नहीं। मतलब कि योग की शुरुआत जो है वो हिरण्यगर्भ ने की थी। तो हिरण्यगर्भ कौन थे? तो ब्रह्मा जी को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की तो वो हिरण्यगर्भ वो थे। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, तब से योग की भी उत्पत्ति अपने आप में हो गई, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है
तो वो हिरण्यगर्भ ने ही ये योग की भी उत्पत्ति की। तो योग जो है वो परापूर्व से है और शुरुआत से ही है। समझो कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई और योग की भी उत्पत्ति हो गई। और इसीलिए गीता में भगवान भी कहते हैं ना कि भाई ये तो परापूर्व से चली आ रही परंपरा है और ये योग का ज्ञान बीच में लुप्त हो गया था, आज मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि योग का ज्ञान परापूर्व इतना पुराना है और ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से ही योग की शुरुआत हो गई होगी। क्योंकि जो बाद में जो सृष्टि में इंसान का रोल आएगा, इंसान अंदर आएगा, हम जानते हैं इन्वोल्यूशन से लेके फिर इवोल्यूशन के अंदर जब आएगा आत्मा शरीर धारण करके, तो उसको फिर योग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इन्वोल्यूशन तक तो वो योग कुछ नहीं कर सकता है नीचे क्रम में, पर जब वो इसका इवोल्यूशन चालू होगा और फोर्थ सब स्टेज के बाद ही, तो योग फोर्थ जो सब स्टेज के बाद में योग का शुरुआत होता है। और ये तो इस तरह कितनी सब स्टेजेस पूर्व में भी आ गई है। तो यहाँ तो एक चक्कर ये अभी लग रहा है जिसमें हम फोर्थ सब स्टेज में है, पर इससे पहले भी बहुत सारी जो इस तरह की जो जीव थे वो सारे के सारे आए थे और आगे भी मतलब पीछे भी इस तरह की बहुत सारी ये हो गई है इस तरह की साइकिल्स। तो साइकिल्स की बात आज तावरिया जी इसमें भी योग सूत्र में करते हैं। तो ये योग इतना पुराना है और गीता के अंदर भी 2 श्लोक के अंदर इसका जिक्र किया गया है। जैसे एक समत्वम योग उच्यते, ये बहुत फेमस है कि समता रखना, बैलेंस रखना, उसको ही योग कहते हैं। और वही फॉर्मूला तावरिया जी ने 5-2-1 के अंदर भी दिया है कि 5-2-1 मतलब समता, समत्वम। तो वो 5-2-1 की स्थिति को भगवत गीता भी योग कहता है। और दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी है योग कर्मसु कौशलम, मतलब कुशलता पूर्वक कर्म करना, उसको योग कहा जाता है। इस तरह अलग अलग ग्रंथों के अंदर योग के बारे में गरुड़ पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, कुर्म पुराण में भी है, याज्ञवल्क्य संहिता में भी है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर योग का जिक्र किया गया है। तो अब बुक में आगे पढ़ते हैं। तीसरा सूत्र जो आ रहा है बुक में पेज नंबर 229 पर तो हमने पढ़ा था। अब जो तीसरा सूत्र है 230 के ऊपर है। और यहाँ तक बात ये हुई कि भाई योग की चित्तवृत्ति, योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोध। तो अब कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध होता है तो क्या होगा अंदर, तो क्या स्थिति बनती होगी। तो उस समय अंदर आत्मा की स्थिति या दृष्टा की स्थिति क्या बनती होगी। तो महर्षि जो श्लोक कहते हैं पेज नंबर 363 के ऊपर है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो स्वरूप की अवस्था के अंदर दृष्टा जो है वो फिर से आ जाता है। अभी जो दृष्टा है वो काम नहीं कर रहा है, अभी दृष्टा जो है वो एक रूप की स्थिति के अंदर है। पर जब दृष्टा जो है वो अपने आप में चित्तवृत्तियों से निकल जाता है या कहे कि चित्तवृत्ति का समन हो जाता है, तो दृष्टा अपने आप में निखर के आता है। और वो चित्तवृत्ति निरोध जो है उसके बाद में दृष्टा का आगमन होता है। तो वो दृष्टा अपने आप में अवस्थित होता है, अवस्थानम मतलब कि अवस्थित होता है, वो अपने आप में एक इसको कहते हैं स्टैंड आउट सुप्रीमली। तो इस तरह ये डेफिनेशन में भी जैसे तावरिया जी कहते हैं, तो उन्होंने ये जो इंग्लिश इस तरह किया है, व्हेन दिस हैज बीन अकम्प्लिश्ड द योगी नोज हिमसेल्फ एज ही इज इन रियलिटी, इनटू ब्रैकेट हिज एसेंशियल एंड फंडामेंटल नेचर स्टैंड्स आउट सुप्रीमली। तो यहाँ तक तो जो दृष्टा था वो एक रूप था, चित्त की वृत्तियों के साथ में जो अंदर बन रहा था उसके साथ में एक रूप था। अब चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो वो अभी प्रकट होता है और इन रियलिटी, तो वो वास्तव में कौन है वो अभी वो योगी जानता है। योगी नोज हिमसेल्फ, योगी कहे या जीव कहे, वो जानता है कि अभी मैं रियलिटी में कौन हूँ, वास्तव में कौन हूँ। तो मैं वास्तव में आत्म तत्व हूँ या दृष्टा हूँ।
अब यहाँ एक बात का ध्यान में रखनी है कि ये जो चित्तवृत्ति निरोध है वो कोई परमानेंट स्टेट नहीं है और वो कोई एकदम शुरू से नहीं हो जाता है। पहले चित्तवृत्ति निरोध होता है तो क्षण के लिए, कुछ क्षण भी नहीं होती है, क्षण का भी कुछ हिस्सा, कम हिस्सा होता है जिसके अंदर से एक सहज चित्तवृत्ति निरोध हुआ और फिर ये जो है इसके बाद में फिर से वृत्तियाँ काम करने लगती हैं। तो एक क्षण के लिए होता है, फिर धीरे 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 करके वो पक्व बनता है और दृष्टा जो है वो धीरे धीरे आता है। अब ये जो शुरुआत में जब चित्तवृत्ति निरोध होता है तो एकदम आत्मतत्व नहीं प्रकट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर तो अभी क्या है कि चित्त और ब्रेन एक रूप हो गए हैं। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो एक दृष्टा का रोल आएगा तो वो चित्त के रूप में आएगा। अभी चित्त जो है वो न्यूट्रल हो गया, अभी आत्मा तो बाकी है, आत्मा का रोल तो अभी बहुत देर के बाद आएगा, पर अभी पहला जो रोल आएगा वो चित्त का आएगा। अब चित्त जो है वो न्यूट्रल रूप में रहेगा और ब्रेन का काम जो है वो उसको ब्रेन को करने देगा। तो शुरुआत में जो होता है वो चित्त का रोल है, वो वहाँ दृष्टा के रूप में चित्त को देखा जाता है और फिर आगे जाके बहुत घनिष्ठ अभ्यास होता है तो फिर चित्त का भी लय हो जाता है, तब स्वयं आत्मा जो है वो प्रकट होता है और फिर वहाँ दृष्टा आत्मा बन जाता है। तो ये दृष्टा का मतलब अलग अलग है, वो का ध्यान में रखना है। दृष्टा का सीधा मतलब आत्मा नहीं है, उसका अलग अलग रोल है अलग अलग स्थिति के अंदर, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ दो शब्द का यूज हुआ है, एसेंशियल नेचर एंड फंडामेंटल नेचर। अब ये क्या है, एसेंशियल नेचर फंडामेंटल नेचर क्या है? तो हमने देखा कि हमारे अंदर साइकिक नेचर है और वही डेफिनेशन के भी अंदर भी आता है ना, हीलिंग ऑफ द साइकिक नेचर। तो साइकिक नेचर जो है उसके दो फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके, और दो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इसमें एक जो है वो एसेंशियल नेचर है और फंडामेंटल नेचर है। अब जब ये किस तरह दोनों काम करते हैं, एसेंशियल और फंडामेंटल में क्या है? फंडामेंटल जो है वो हमारे अंदर प्रोसेस क्या होती है, हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया और इनकमिंग इम्पल्स अंदर आके फिर प्रोसेस जो होती है, इसमें अगर चित्त जो है वो एक रूप की स्थिति में होते हैं तो वो फिर एसेंशियल नेचर बन जाता है, जिसके अंदर ये एसेंशियल फील्ड है उसकी और इनकमिंग इम्पल्स चला जाएगा। पर उसके बदले में वो फंडामेंटल नेचर की ओर अगर इम्पल्स चला जाता है तो वो स्वरूप की स्थिति के अंदर जाता है। तो ये यहाँ जो बात है स्वरूप की स्थिति के अंदर दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम, तो अवस्था नाम की बात जो है वो अवस्था कहाँ से होती है कि ये अगर इनकमिंग इम्पल्स को हम यहाँ फंडामेंटल नेचर में, साइकिक नेचर का जो फंडामेंटल नेचर पार्ट है उसके अंदर अगर इम्पल्स जाता है तो ही वो स्वरूप के अवस्था की स्थिति बनती है। पर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि इनकमिंग इम्पल्स आता है और वो एसेंशियल नेचर जो होता है उसकी ओर चला जाता है, तो वहाँ तो वो फिर एक रूप हो जाता है और वहाँ स्वरूप की स्थिति नहीं बनती है, वहाँ चित्त वृत्ति की स्थिति बनती है। तो ये शब्द का ध्यान में रखना है, एसेंशियल नेचर फंडामेंटल नेचर, ये दोनों साइकिक नेचर के इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। वी रिफर हियर टू द प्रीफेस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय व्हेन दिस हैज बीन accomplished? It means A. Rhythmic breathing on the rhythm of 3 SRB is established. ये 3 पॉइंट बहुत खास याद रखने जैसे हैं कि भाई चित्तवृत्ति का निरोध कब हुआ, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि 24 घंटे अगर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग बैठ जाता है तो फिर रिदम बैठ जाती है, तो फिर समझना है कि ये चित्तवृत्ति का निरोध शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट, 3 SRB सिंक्रोनाइज टू प्राण इनटेक ऑफ द इनर मैन फॉर ऑल 24 आवर। अब एक है ब्रेथ और एक है प्राण। श्वास हम अंदर लेते हैं और प्राण जो है वो एस्ट्रल में जाता है। तो श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन या फिजिकल और एस्ट्रल का सिंक्रोनाइजेशन ये जब 24 घंटों के लिए बैठ जाता है, मतलब कि यहाँ श्वास जिस तरह जिस रिदम में लिया उसी रिदम के अंदर
प्राण भी हमारे एस्ट्रल के अंदर जाता है, तो दोनों एक स्थिति के अंदर बनते हैं। ये इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन जब होता है और वो भी 24 घंटे इस तरह प्राण और श्वास चलता रहता है, तो फिर समझना है कि अभी ये चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति बनेगी। दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेथ to prana then has to be practiced at different cycles for correction of the prana at 12, 18 and 36 cycles per minute as shown in the practices। तो ये प्रैक्टिस जो है वो फेज की प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हम 12 साइकिल्स का भी उपयोग करते हैं, 18 का भी करते हैं और 36 का भी उपयोग करते हैं। और उससे क्या होता है, करेक्शन ऑफ प्राणा, तो प्राण की शुद्धि होती है। तो ये एक खास लोग पूछते हैं कि फेज करने से क्या फायदा होता है, तो भाई इससे खास हमारा प्राण जो है वो शुद्ध होगा, और जितना प्राण शुद्ध होगा इतना एस्ट्रल हमारा और शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि एस्ट्रल का आधार ही प्राण है। तो इस तरह ये चीज़ बननी चाहिए कि एक तो प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और इसको करने के लिए हमें ये फेज एक्सरसाइज बहुत काम में लगती है। तीसरी बात, so there must come an awareness of the inner man, breathing and thinking being intrinsically connected by the laws of nature. A definite influence over thinking is brought about by such steady rhythmic synchronization। तो अभी क्या होगा कि उसे एक अवेयरनेस जो है इनर मैन मतलब कि हमारा एस्ट्रल बॉडी, जो पहले भी हमने देखा था, सावरिया जी ने ये अलग शब्द प्रयोग योग सूत्र के अंदर की है। फिजिकल बॉडी के लिए आउटर मैन कहा है या फिजिकल मैन कहा है, जो शरीर है इसके लिए। जब एस्ट्रल बॉडी है उसके लिए इनर मैन कहा है, और आत्मा के लिए उन्होंने स्पिरिचुअल मैन कहा है। तो 3 मैन, फिजिकल मैन, इनर मैन और स्पिरिचुअल मैन। तो इनर मैन मतलब एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी के अंदर अवेयरनेस जो है वो एक उच्च कक्षा की अवेयरनेस, एक हायर मात्रा के अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है। और वो जो है वो फिर हम जानते हैं कि ब्रीदिंग और ये थिंकिंग, ये तो हमारा कनेक्टेड ही है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा श्वास चलता है, और जैसा श्वास चलता है ऐसा सोचते हैं। गुस्सा वगैरह आता है तो श्वास फास्ट होता है, तो अंदर इमोशन भी फास्ट होते हैं, इमोशन फास्ट होते हैं तो श्वास फास्ट होता है। तो ये इंट्रिंसिकली ये दोनों कनेक्टेड है। और इसीलिए जब हम रिदमिक ब्रीदिंग को एस्टैब्लिश करते हैं और रिदम को प्राण के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो फिर ये जो है वो ये चीज़ अंदर बनती है। ये थिंकिंग और ब्रीदिंग जो है वो सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाता है। मतलब कि ब्रीदिंग और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन होता है, और उसके द्वारा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आती है। अब जब जैसे कि ब्रीदिंग हमारा स्टेडी हो गया, ब्रीदिंग हमारा अच्छी तरह चलने लगा, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे थिंकिंग के ऊपर पड़ेगा। अब विचार कम आना होगा, डे ड्रीमिंग कम होता जाएगा, वगैरह वगैरह, अंदर की एक स्थिति बनती जाएगी। The 3 gunas or qualities, sattva, rajas, tamas, having one lost their balance and rhythm in an individual, cannot on their own come back to balance and rhythm for eternities, unless they are consciously brought back to rhythm and balance by certain practices। अब ये सब खेल तो सत्व रजस तमस का ही है, और जो बैलेंस का है, इम्बैलेंस का है, ये सारा जो है ये तीनों को ही बैलेंस करना है, और तीनों का ही इम्बैलेंस है। तो वो रेशियो हम जानते हैं, 2:4:8:2 का जो रेशियो है वो इम्बैलेंस का है, और जब वो बैलेंस में आता है तो 5:2:1 का रेशियो बन जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि एक बार वो बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस इसका हो जाता है, तो फिर वो इटर्निटीज तक वही जन्मों जन्म इस तरह ही चलता रहता है। उसको फिर प्रैक्टिस करके, उसके ऊपर बहुत काम करके फिर उसको बैलेंस और रिदम में लाना पड़ता है। और इसके लिए जो निश्चित प्रैक्टिस बताई जाती है वो करते ही जाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे करके फिर से बैलेंस में आएगा। मतलब रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं 2:4:8:2 से 5:2:1, और फिर आगे
के जो डायग्राम है वो। When all this is done, the complex human structure is capable of taking in prana of a fourth grade and later on even higher grades to bring about certain mutation within the system. तो पहले देखा था हमने कि 5th ग्रेड का प्राण जो सेकंड सूत्र के अंदर वो 5th ग्रेड का प्राण की बात करते थे कि सामान्य व्यक्ति जो है वो 5th ग्रेड का प्राण लेता है, पर जब व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है तो जो है वो उसका प्राण जो है वो 4th ग्रेड का बन जाता है, और फिर और आगे प्रैक्टिस करेगा तो और भी 3rd ग्रेड का और इससे आगे हो सकता है। तो इस तरह ग्रेड भी बाद में फिर चेंज होते जाते हैं, और उससे क्या होता है कि एक निश्चित प्रकार का अंदर म्यूटेशन, एक परिवर्तन सिस्टम के अंदर आता है। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, या कहें कि पूरा स्ट्रक्चर के अंदर, स्वभाव के अंदर, हर चीज़ के अंदर परिणाम लाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा और उसके अंदर इस तरह का परिवर्तन आता जाएगा। When this much is done and the physical man has become aware of the inner astral man, both together start getting a vague idea of the spiritual man within, at the core, the divine fragment, the Atman, Ishvara, Satyam, Advaita, and become aware of the fact that they, meaning the various bodies or outer sheets, are unreal. अब ये प्रैक्टिस करते 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 क्या होता है कि फिजिकल मैन, मतलब कि हमारा शरीर अभी क्या है कि हम जीते हैं तो फिजिकल बॉडी, हमारा पूरा अटेंशन, हमारी चेतना जो है वो फिजिकल बॉडी के साथ ही जुड़ी हुई है। शरीर को कुछ सुख दुख होता है तो हम तुरंत उसका एक अनुभव करते हैं, तो हम एकदम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह अभी जी रहे हैं। अब फिर क्या होता है कि साधना करते 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 धीरे धीरे करके हमारे ये अंदर का जो इनर बॉडी है या जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं वो उसके प्रति फिजिकल बॉडी का ध्यान जाता है, वो इसके प्रति अवेयर होता है कि हाँ भाई ये एस्ट्रल बॉडी जैसा भी अंदर कुछ है, और एस्ट्रल बॉडी का वो अनुभव करता है। और फिर आगे जाके जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो फिर उनको स्पिरिचुअल मैन, आत्मा जो है उसका एक वेग आइडिया मिलता है, मतलब कि एक प्रकार की एक झलक उसको मिलती है कि आत्मा जैसा अंदर है, और ये जो है आत्मा अंदर पड़ा है, अंदर कोर के अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट, आत्मन, ईश्वर, सत्यम जो भी कहे वो हमारे अंदर है। और फिर दोनों बॉडी जो है वो अपने आप को जानते हैं कि वे अनरियल है और आत्मा ही रियल है, आत्मा ही वास्तविक है। और ये शरीर जो है वो तो कभी ना कभी उसका तो नाश होना ही है, फिजिकल बॉडी का, और आगे जाके एस्ट्रल बॉडी का भी, वो भी उसका भी नाश हो जाता है। तो ये दोनों अनरियल है, उसका अनुभव फिर ये दोनों को होता है, दोनों बॉडीज को होता है, या यूं कहे कि अंदर जो जीव बैठा है उसको जीव को इसका अनुभव होता है। एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन लेटर दिस मैन विल वर्शिप विद एडोरेशन द आत्मन सत्यम, thus राधे कृष्ण, द बॉडी ब्रेन सिस्टम एज राधे एंड ईश्वर सत्यम इज कृष्ण। तो फिर ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है उसको पता चलता है कि भाई हम तो रियल नहीं है, ये आत्मा रियल है, तो वो फिर एकदम भाव से उसकी पूजा करता है, उसको मानता है, उसका स्वीकार करता है कि आत्मा ही है वो रियल में, सब जो सबसे मेन जो है वो हमारे अंदर आत्मा है, उसका वो स्वीकार करता है। और वही जो है राधे कृष्ण जो हम कहते हैं, मंत्र बोलते हैं या ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो ये राधे जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, और कृष्ण जो है वो हमारा अंदर बैठा हुआ ईश्वर, सत्यम, आत्मा जो कहे वो कृष्ण है। तो राधे कृष्ण कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, न कोई मंदिर में, न मस्जिद में, न कोई तीर्थाटन में, न हिमालय पर, न गुफाओं में। वो जब भी मिलेगा तो इस शरीर के अंदर ही मिलेगा, और जब ये सारी प्रोसेस होगी, इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन होगा, कितने शायद कुछ जन्म भी लग सकते हैं उसके अंदर, और जब ये सारी चीज़ें होगी तो राधे कृष्ण का अनुभव अंदर ही हो पाएगा।
At this stage comes the mischief of cosmic mind through individual mind to tempt the disciple into some fascinating weaknesses of the disciple. If the disciple were to fight back and realize that this complex body-brain system is Maya Rupi and all destructions as brought about by cosmic mind through individual mind are also Maya Rupi and unreal, then only the sutra is meaningful. The individual is now a yogi who knows he is Ishvara, Satyam and not the Maya Rupi form. But to be able to accomplish all this is the work of innumerable lifetimes of one-pointed struggle and under a real transcendental master. अब क्या होता है कि कुछ स्थिति हमारी अंदर बनती है तो फिर जरा प्रकृति एक अंदर एक मिस्चिफ चालू कर देती है, हमारे साथ में थोड़ा खेल खेलना चालू कर देती है। वो प्रकृति देखना चाहती है कि ये कितना स्ट्रांग है, अंदर से के लिपस तो नहीं जाता है, फिसल तो नहीं जाता है, वो कितना स्ट्रांग है, इसलिए वो कुछ मिस्चिफ करती है। और प्रकृति जो है वो इंडिविजुअल माइंड के अंदर, मतलब हमारा जो चित्त है, मन है, उसके अंदर एक प्रकार का एक टेम्पटेशन, एक लालच अंदर खड़ा करता है। और प्रकृति से बाहर से कुछ ऐसी चीज़ आती है, फैसिनेटिंग चीज़ आती है, तो जिसके द्वारा व्यक्ति जो है, वो डिसाइपल जो है, वो थोड़ा अगर उसकी ओर खींच जाता है तो समझना है कि अभी भी उसका काम अधूरा है। और शास्त्रों में इस तरह के फिर रूपक के रूप में बताया, जैसे कि विश्वामित्र का एग्जाम्पल बताया है रूपक के रूप में, तो वो यही स्थिति का बताता है कि भाई अभी वो पूर्ण नहीं हुआ था, अभी उसके अंदर कुछ संस्कार बाकी थे, वीकनेसेस बाकी थी, तो बाहर प्रकृति कुछ ऐसा करती है और जिसके द्वारा फिर वो उसकी ओर चला जाता है। तो फिर वहाँ थोड़ा उसको रुक जाना पड़ता है, साधना में थोड़ी कमी आ जाती है, फिर कुछ पॉइंट के बाद में फिर से वो जागता है और फिर आगे साधना करता है। तो ये साधना को, ये जो साधक है उसको पता चलता है कि ये अगर वो पता चल जाता है कि ये माया रूपी है और उसके अंदर मुझे इसके बंधन में नहीं आना है, तो वो अलग बात है। ये तो सब अनरियल है, अंदर मन अनरियल है, माया अनरियल है। तो कॉस्मिक माइंड जो है उसके अंदर भी माया है, और इंडिविजुअल माइंड है उसके अंदर भी माया रूपी ये चीज़ होती है। तो इस तरह उसको फिर जब अनरियल है इस तरह का बोध होता है कि देखो ये चीज़ आई, मुझे लुभाने के लिए आई है और मुझे लुभाना नहीं है, उसके अंदर जाना नहीं है, अगर वो स्टेडी रहता है तो फिर ये जो सूत्र है, ये योग सूत्र है, वो हमारे काम के है। नहीं तो फिर अभी तो हमें बहुत सारी जो प्राथमिक कक्षा की प्रैक्टिसेस है वही करते रहना पड़ेगा। तो फिर अगर ये स्थिति बनती है कि भाई वो लुभाता नहीं है और फिर वो जानता है कि मैं तो अपने आप में खुद ईश्वर हूँ, सत्यम हूँ और माया रूपी फॉर्म नहीं हूँ, तो तब जाके फिर वो इससे मुक्त हो पाता है। यहाँ ये तीसरा सूत्र जो है वो समाप्त होता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था मनन के अंदर उन्होंने ये दृष्टा की स्थिति को इस तरह बताया। वो सीधे इस तरह बात नहीं करते कि भाई ये दृष्टा ये है वो है। इस तरह की नॉर्मल कोर्स में हम दूसरे जब योग सूत्र की कमेंट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम, तो स्वरूप क्या है, दृष्टा क्या है, उसकी अवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पर ये उन्होंने जो है वो उनकी सिस्टम के हिसाब से, जो उनकी योग सिस्टम है उसके हिसाब से ये उन्होंने पूरा बताया हुआ है। और ये जो तीसरा सूत्र में जो है बात आती है स्वरूप अवस्थानम, और जब एक योग सूत्र का लास्ट सूत्र एकदम देखोगे तो उसके अंदर आती है स्वरूप प्रतिष्ठानम, तो केवल ये के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है। अब जो योगी है उसका काम खत्म हो गया, वो केवल ये के अंदर प्रतिष्ठित हो गया, अब योग भी समाप्त हो गया और उसका ये जीवन मरण का चक्कर भी समाप्त हो गया। अब वो फिर महाकाल से होके फिर अपने जन लोक में वापस चला जाता है।
तो लास्ट सूत्र के अंदर प्रतिष्ठानम बात है, यहाँ अवस्थानम। तो अवस्थानम मतलब शुरुआत होती है, एक अवस्था बनती जाती है और लास्ट में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। ये हो गया तीसरा सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं चौथा सूत्र। पहले देखते हैं चौथा सूत्र संस्कृत में क्या है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति का सारूप्यम, सारूप्यम मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो वृत्ति जब सारूप्यम हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन उसका होता है, तो क्या होता है? अप टिल नाउ द इनर मैन हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिज फॉर्म्स एंड विथ देयर एक्टिव मॉडिफिकेशन। अप टिल नाउ मतलब कि चित्तवृत्ति निरोध जब तक नहीं हुआ है, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर किस तरह चलता है, तो अप टिल नाउ, तो अब तक में क्या होता था कि इनर मैन मतलब कि अंदर का एस्ट्रल बॉडी जो है या इनर मैन है अंदर, वो जो फॉर्म है उसके साथ में वो आइडेंटिफाई हो जाता था। फॉर्म मतलब कि ये जो शरीर का जो स्वरूप है उसके साथ में, या जो वृत्ति अंदर जो आते हैं, इनकमिंग इम्पल्स आता है, जैसे हमने देखा ना कि एसेंशियल नेचर के अंदर, तो वो स्थिति, एसेंशियल नेचर की स्थिति के लिए ये सूत्र है कि वहाँ ये इनकमिंग इम्पल्स इस तरह अंदर जाता है और वहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, या यूँ कहे कि चित्त और ब्रेन का आइडेंटिफिकेशन भी वहाँ हो जाता है। और इस देयर एक्टिव मॉडिफिकेशन मतलब कि अंदर की वृत्ति जो सक्रिय वृत्ति है उसके साथ में वो ये हो जाता है। या एक हिमसेल्फ का मतलब यहाँ हम मन भी ले सकते हैं कि मन जो है वो अब वृत्तियों के साथ में वो जुड़ गया है। तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है और इस तरह होता है, तो वहाँ दृष्टा की स्थिति नहीं बनती है, वहाँ जो स्थिति होती है वो सारूप्य की स्थिति बनती है। The sutra speaks of a certain ignorance, avidya, which is of the entire humanity. This ignorance is maximum when the individual as well as the entire humanity reaches nadir during involution, refer to the creation existence diagram. तो यहाँ जो बात है ये सारूप्यम की स्थिति जो बनती है वो क्यों बनती है? क्योंकि अज्ञान अंदर पड़ा है, अविद्या पड़ी हुई है, और अविद्या के कारण वो मैं आत्मा हूँ वो नहीं जानता है। अविद्या का मतलब ही ये है कि मैं आत्मा हूँ वो नहीं जानता है वो, और मैं शरीर हूँ, मैं फॉर्म हूँ, इस तरह का उसको जो बोध होता है, तो वो सारूप्यम की स्थिति है। और दूसरी वो दृष्टा की स्थिति है। तो यहाँ ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो सबके सब जो है वो ये अविद्या के क्षेत्र में ही जीते हैं। सब मनुष्य जो है, मनुष्य जात जो है वो अविद्या के क्षेत्र में ही है, और कुछ ही इक्का दुक्का कोई इसमें से बाहर निकल पाता है। और इसकी ये जो अविद्या जो है वो एक टोची पर कब पहुंचती है, मैक्सिमम कब होती है कि जब वो नादिर स्टेज के अंदर आते हैं, तब वो अविद्या जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि जीव की यात्रा के अंदर जीव आता है, आत्मा आता है और इन्वोल्यूशन शुरू होता है नीचे की ओर का, ये स्वलोक से भूलोक, भूलोक से भूलोक, और भूलोक का जो लास्ट स्टेशन है उसको नादिर कहा जाता है। तो ये नादिर की स्थिति होती है, वहाँ जो जीव की अज्ञान की पराकाष्ठा होती है, वो जीव ज़्यादा से ज़्यादा उस समय अज्ञानी होता है, वो बिल्कुल भूल जाता है, एकदम पशु, जिसको पशु कहें, पशु भी कह नहीं सकते, इस तरह की एक स्थिति अंदर उसकी होती है, और वो नादिर की स्थिति होती है। और ये दोनों में अभी आगे आएगा कि दोनों के मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है और ये कॉस्मिक लेवल के ऊपर भी ये स्थिति बनती है। देयर इज ए प्रोफाउंड डिफरेंस इन थिंकिंग इन द वेस्ट एज कंपेयर्ड टू एंशिएंट इंडियन थॉट कलेक्टिवली कॉल्ड द शास्त्र। तो हमारे जो शास्त्र के अंदर ये सारी जो बातें बताई गई है, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन वगैरह, वो कोई वेस्ट के अंदर मिलती नहीं है, और वेस्ट के अंदर जो थियरी है वो भी बिल्कुल अलग है। जैसे बिग बैंग की थियरी या दूसरी जो थियरी होती है कि सृष्टि किस तरह पैदा हुई वगैरह, जो आज
साइंस बात करता है उससे तो बहुत बिल्कुल अलग और बहुत गहरी बात हमारे शास्त्र करते हैं कि भाई सृष्टि की रचना किस तरह हुई है और सृष्टि का लय किस तरह होता है। There is no sudden and chaotic beginning of existence. There is a gentle ebb and flow of the tide of life and awareness over innumerable times. When extreme ebb is reached, there is extreme loss of awareness and knowledge, the point nadir being the highest of ignorance or avidya. तो ये जो है वो एक टाइड जैसे होती है, एक समंदर के अंदर जैसे टाइड आती है जिसको जवार भाटा कहते हैं ना, तो जवार भाटा तो यहाँ जो लाइफ और अवेयरनेस जो है वो लाइफ और अवेयरनेस की जो स्थिति है वो इस तरह आती है। तो शुरुआत के अंदर तो बिगिनिंग इस तरह जो होता है वो कोई एकदम सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये जो है सृष्टि जो है वो बनती जाती है और उसके अंदर असंख्य बार इस तरह का ये स्थिति टाइड जो है टाइड एब और टाइड मतलब कि जवार भाटा जो है उसमें हम कहते हैं कि भर्ती ओट, तो भर्ती ओट की स्थिति या जवार भाटा की स्थिति जो है उसमें लाइफ और अवेयरनेस की ये जो शक्ति है ऊर्जा है वो अनेक बार इस तरह अप डाउन उसका होता रहता है, वो बढ़ती है कम होती है बढ़ती है कम होती है और इस तरह धीरे 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 करके एग्जिस्टेंस आगे बढ़ता है। और जब वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाता है ये अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो उसका वो एकदम डाउन में एकदम चला जाता है, तो वो फिर हाईएस्ट इग्नोरेंट की स्थिति हम इसको कह सकते हैं, या वो नादिर का पॉइंट है जहाँ व्यक्ति के अंदर एकदम पूरे के पूरी जो है वो अविद्या पूरी छा जाती है उसके अंदर। तो ये स्थिति इस तरह धीरे 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 करके आती रहती है। As the tide flows in, so do greater and greater awareness and knowledge. More of both is exhibited. Avidya slowly gives way to vidya. This we normally call evolution, not just of the form with its instrument which nature undertakes to bring about, but also the inner evolution which, beyond a critical point, the individual and the whole of humanity is especially responsible for bringing about. The Yoga Sutra shows what and how each individual or the whole of humanity can and should do. तो ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है समझने की, क्योंकि हम जब बात करते हैं इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन की, और हम जो सब स्टेजिस की बात करते हैं तो ये दो लेवल के ऊपर होती है। एक प्रकृति जो है उसका एक अपना इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम अभी फोर्थ सब स्टेज के अंदर है इवोल्यूशन के अंदर, तो फोर्थ सब स्टेज किसका हुआ, तो वो प्रकृति का है, और वो उसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, फोर्थ भी हो सकते हैं, फिफ्थ भी हो सकते हैं, सिक्स भी हो सकता है, कोई योगी भी हो सकता है, वो है उसका शरीर तो वो अभी फोर्थ सब स्टेज के अंदर, तो प्रकृति के लेवल के ऊपर वो फोर्थ सब स्टेज के ऊपर है। पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसकी कितनी यात्रा है उसके ऊपर वो व्यक्ति कोई महर्षि भी हो सकता है, कोई योगी भी हो सकता है, तो वो ये भूलोक का भी नहीं हो सकता है, भूवों का या स्व का भी जीव भी हो सकता है, पर है फोर्थ सब स्टेज के अंदर। तो ये दो जगह के ऊपर ये काम करती है। प्रकृति जो है वो इन्वोल्यूशन में वो नादिर तक आती है और फिर ऊपर जाती है। इसी तरह जीव जो है वो भी इस तरह नीचे आता है, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर नादिर तक पहुंचता है, और जीव फिर जब ये फोर्थ सब स्टेज तक पहुंचता है तो फिर वो शायद कोई आध्यात्मिक यात्रा उसमें शुरू कर सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है। फोर्थ सब स्टेज ऐसा है कि यहाँ एक अलाउड है कि भाई अभी आप पुरुषार्थ कर सकते हैं और अभी मुक्ति का मार्ग ले सकते हैं। उससे पहले ये पॉसिबल, इन्वोल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं था, और इवोल्यूशन के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो सब स्टेजिस है
उसके अंदर भी भूखे, उसके अंदर भी ये पॉसिबल नहीं था। अब फोर्थ तत्व जो है भूखा, उसके अंदर हम ये सब सारी चीज़ें, ये ज्ञान सब समझ सकते हैं और प्रयत्न भी कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ के अंदर ये बात हमें ये समझनी है। और इस तरह योग सूत्रों में यहाँ मदद करता है कि भाई किस तरह हम इवोल्यूशन अपना कर सकते हैं और प्रकृति का भी किस तरह, पूरी ह्यूमैनिटी का भी किस तरह ये हो सकता है। तो आज जो फोर्थ सब स्टेज के अंदर जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी है और पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर हम इंडिविजुअल भी इसमें आ जाते हैं। तो ये दो चीज़ हमें समझनी है। Invention of science, however wonderful, show a tendency that is outgoing and will only place within reach of the common man more power of destruction, because science has done nothing to make man the animal into man the human being. अब साइंस ने तो बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है, इतनी सारी संशोधन किया है, रिसर्च किया है, इन्वेंशंस किए हैं, और पर ये सारी चीज़ें क्या है कि सब आउटगोइंग, बाहर की ओर की इसकी टेंडेंसी है। हम बाहर ही सब करते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर का ही संशोधन हमारा हमेशा रहता है। और इसीलिए जो मनुष्य के अंदर एक इस तरह के डिस्ट्रक्शन के पावर आ जाते हैं। जैसे कि एक पिस्तौल या राइफल जब ढूंढी तो आज अमेरिका जैसे देश के अंदर ये अलाउड है, कोई भी वो परचेज कर सकता है। तो एक डिस्ट्रक्शन का एक पावर उसके अंदर आ गया, उसके हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया कि वो कभी भी किसी तरह का भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसी तरह जो बड़े बड़े देश है उन्होंने जो ये सब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए हैं, तो ये सारे जो डिस्ट्रक्शन के चीज़ें मनुष्य ने तो बनाई है और उसके हाथ में है, पर वो तो अभी पशु जैसा ही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई साइंस ने उसे मदद की है परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि साइंस कुछ वो जानता नहीं है कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन किस तरह लाया जाता है। तो साइंस ने तो कुछ नहीं किया है, बल्कि योग ने इसमें बहुत सारी इसमें ये मदद की है। योग इन मैनी वेज इज ट्राइंग टू डू दिस, दैट टर्न मैन द एनिमल इनटू मैन द डिवाइन बीइंग। तो योग ये काम करता है कि डिवाइन बीइंग वो बन जाए, फिर से वो उसकी जो एनिमल टेंडेंसीज है वो सारी निकल जाए। पर साइंस ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इससे उल्टा उसने ऐसे ऐसे शस्त्र साधन वगैरह बनाया जो डिस्ट्रक्शन की ओर ही पूरी ह्यूमैनिटी को ले जा सकता है। इस तरह की चीजें बन गई हैं। दिस इनर मैन, द psychic astral body mana system, which is the emotional part of man, science has not taken in hand. Science has to look within and bring about inner evolution. Till then, the inner man will identify with the outer man, the animal in human form. The entire race will remain outgoing and science will ultimately destroy itself and the human race too. तो यहाँ बहुत गंभीर बात उन्होंने ये यहाँ लिखी है कि अभी जो है वो हमारा अंदर का एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम जो है और उसका जो इमोशनल पार्ट है वो उसके बारे में साइंस कुछ जानता ही नहीं है। एस्ट्रल के लेवल जो कुछ है वो हम सब फिजिकल सुविधा के लिए या जो कुछ उपचार वगैरह हैं, जो पद्धतियाँ डेवलप की जाती हैं, वो सब शरीर के लिए ही साइंस ने जो कुछ किया है। पर उसका अंदर का जो साइकिक एस्ट्रल बॉडी मनस है और इमोशनल पार्ट है उसके लिए साइंस ने अब तक कुछ नहीं किया है। और साइंस को खुद अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए और उसका अपना इवोल्यूशन करना चाहिए कि मनुष्य के अंदर आंतरिक परिवर्तन किस तरह लाया जाए। इस तरह की अगर साइंस कुछ संशोधन करता है, कुछ इन्वेंशन करता है तो ह्यूमैनिटी के लिए काम का है, नहीं तो मनुष्य तो पशु जैसा है और पशु जैसा ही रहेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा खराब होता जाएगा। और इसी तरह साइंस अपना भी नुकसान करेगी और पूरी ह्यूमन रेस है, पूरी मानव जाति है
उसका भी इससे तो नुकसान होता जाएगा। सच टाइड of ebb, such tide and ebb of flow, that is evolution and involution, have been numberless not only on our earth but in the vast universe also. With this ebb and flow have sprung up great civilizations one after another, but they are buried deep, more than 2000 miles below the earth's surface, because all these so-called civilizations have been outgoing, not spiritually oriented. Neither is our present one, and so we will also be buried deep unless. तो यहाँ जो बात आती है वो ये है कि ये जो अज्ञान की जो अविद्या की जो बढ़ती होत आती रहती है, जवार बहता आता रहता है वो, और वो असंख्य बार इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन के अंदर असंख्य बार ये चीज़ बनती रहती है, और उसके अंदर असंख्य बार नई नई सिविलाइजेशन संस्कृतियाँ डेवलप होती है, और एक पॉइंट के ऊपर उसका नाश हो जाता है, और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन। और हम तो ये पृथ्वी पर थोड़ी की जानते हैं 5-10 हज़ार पहले कि भाई ये कुछ सिविलाइजेशन इस तरह की थी, मोहनजोदड़ो थी या उससे कुछ और थी, इस तरह 2-4 चीज़ें हम जानते हैं। पर बहुत सारी सिविलाइजेशन हो चुकी है अब तक में, और ये पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर समा भी गई है। 2000 माइल अंदर पृथ्वी के नीचे वो सब समा गई है, और इस तरह बनती जाती है, और वो फिर इसका नाश भी होता जाता है। पर ये सिविलाइजेशन जो है वो सब आउटगोइंग थी, मतलब कि उसका बाहरी स्तर पर विकास था, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे, और बहुत सारी चीज़ें करते थे। पर जो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जो कुछ करना चाहिए वो सिविलाइजेशन के अंदर नहीं होता था, और फिर वो नष्ट हो जाती थी। और ऐसा ही हमारी ये प्रेजेंट वन का भी है। आज की सिविलाइजेशन जो है वो चाहे कितनी भी हम डेवलप कर ले, एक दिन वो भी ये पृथ्वी के नीचे चली जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, सिवाय कि हम कुछ स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कुछ काम कर सकें। When such ebb and flow takes place in portion of the universe, pralaya, then say a few million galaxies disappear, but sometimes nearly the whole universe disappears. Mahapralaya. Such a pralaya and Mahapralaya have been numberless, for then can be no evolution if not proceed by involution. For there can be no evolution if not proceed by involution. अब इस तरह की बार बार ये होता जाता है, और जो कुछ हद तक होता है उसके अंदर कुछ पोर्शन अगर इसमें ये सब निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको प्रलय कहा जाता है, जिसमें यूनिवर्स का कुछ भी हिस्सा ही इस तरह ये जवार बाता में चला जाता है। और जब ऐसा होता है इस तरह का प्रलय, तो कहते हैं कि भाई कुछ मिलियंस गैलेक्सीज जो है वो डिसअपियर हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो तावड़ी जी कहते हैं कि भाई 15 बिलियन गैलेक्सीज है, उसमें से कुछ मिलियन गैलेक्सीज इस तरह का जब प्रलय आ जाता है तो खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ गैलेक्सीज की बात है, न पृथ्वी, न ग्रह, न तारा, इनसे तो ऊपर गैलेक्सीज है, और गैलेक्सी की पूरी गैलेक्सीज के कई सारी गैलेक्सीज ये प्रलय के अंदर समाप्त हो जाती है। पृथ्वी की तो कोई यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। तो प्रलय इतना बड़ा आता है और इसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब महाप्रलय आता है तब तो पूरा यूनिवर्स जो है वो एकदम शांत हो जाता है। तो ये सब शास्त्रों के अंदर ये प्रलय और महाप्रलय की बात खास करके पुराणों के अंदर जो है उसके अंदर, और जो अवतार फिर बताते हैं कि ये अवतार ने फिर इस तरह सृष्टि का फिर से निर्माण किया वगैरह वगैरह, तो ये रूपक के रूप में उसमें बताते हैं। पर बात ये है कि इस तरह का
जो जो यूनिवर्स है, मतलब भू भुवस्व, यूनिवर्स के अंदर तीनों आते हैं। तो ये भू भुवस्व तीनों अदृश्य हो जाते हैं जब महाप्रलय होता है। और प्रलय होता है तो भूलोक के ऊपर ही खास करके उसकी असर होती है, और गैलेक्सीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये सारे खेल इतना बड़ा है कि ये बुद्धि कुछ सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती। हम तो छोटी सी पृथ्वी के ऊपर जीते हैं, और वो भी हमें पृथ्वी भी इतनी बड़ी लगती है और हम कुछ उसको समझ नहीं सकते हैं। तो इतना सारा ये जो है वो खेल इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन का चल रहा है। और जब इस तरह का इन्वोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म होती है, तो ही फिर इवोल्यूशन हो सकता है। और बार बार नंबरलेस कहाँ है कि ये बार बार इस तरह का होता है। दिस सूत्र hints at such ignorance or avidya before the critical point in our inner evolution has been reached. तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र जो अभी बताता है, ये हमने देखा वो सूत्र वृत्ति सारूप्यम वाला। तो वो सूत्र के अंदर ये अविद्या जो है वो इतनी गहराई से हो जाती है क्रिटिकल पॉइंट तक, और क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने से पहले इस तरह की अविद्या विद्या आ जाती है, और फिर इवोल्यूशन जो है वो फिर से ऊपर उठने चालू हो जाता है। और वही है इंडिविजुअल लेवल के अंदर भी, क्योंकि तवरिया जी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट जो कहते हैं वो प्रत्याहार को कहते हैं। तो अभी जो साधना करता है वो धीरे धीरे करके प्रत्याहार पर पहुंच गया, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के ऊपर पहुंच गया, तो वो अब अविद्या से धीरे धीरे मुक्त होता जाता है और विद्या की ओर जाता है। Such ignorance leads to our false identification of the physical body brain system as I, thereby entirely ignoring our more subtle and higher dimensions, the astral manas system and beyond. In such a situation, the individual and the whole of humanity is not aware of the total complex human system, its interdependence and its great possibilities. तो ये जो हमने तो हमारा ये बाहर का जो है बॉडी जो है वो उसको एक फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम को अज्ञान के कारण इसको ही एक मेन समझ के रखा है। ये हमारा एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ में, और इसके हमने जो हम एज ए आई एक हूँ, मैं जो हूँ, तो मैं हमारा अभी हम बॉडी ब्रेन सिस्टम से ही हम मैं को जान पाते हैं। और हमारा जो अंदर का हायर एक दूसरा जो बॉडी है एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम है, और दूसरी भी जो उसके भी ऊपर की जो है मन एस्ट्रल के ऊपर जो है मेंटल बॉडी वगैरह, तो इनको ये सारी चीज़ें इग्नोर हो गई है अभी हमारे अंदर, क्योंकि हम इसको जानते नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम को ही जानते हैं, और उसमें ही हमारा सब कुछ आ जाता है। जैसे हम सिर्फ फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम है, इस तरह ही हम जीते हैं। In such a situation, the individual and the whole humanity is not aware of the total complex human system. तो ये स्थिति के अंदर अभी हम ये पूरी जो ह्यूमन सिस्टम जो है उसको हम समझ नहीं सकते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंस है, वो एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। फिजिकल और एस्ट्रल वो दोनों सेपरेट नहीं है। फिजिकल का आधार एस्ट्रल है और एस्ट्रल का आउटकम जो है वो फिजिकल है। तो हमेशा इस तरह काम का, इसलिए तावरिया जी एस्ट्रल को प्राइमरी बॉडी कहते हैं और फिजिकल को सेकेंडरी बॉडी कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, और उस दोनों के अंदर अब जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो एक ग्रेट पॉसिबिलिटीज बनती है, उसके अंदर से बहुत आगे जा सकता है व्यक्ति। तो यहाँ तीसरा सूत्र जो है वो, चौथा सूत्र जो है वो समाप्त होता है। यहाँ रुकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज सारी चीज़ें जानने को मिली है।